1980s के दशक में पूर्वोत्तर अफ्रीका गंभीर सूखे और फूड क्राइसिस से जूझ रहा था। इथियोपिया के कई हिस्सों में बारिश में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। खेत सूख रहे थे, पशु मर रहे थे और लाखों लोग भोजन की कमी का सामना कर रहे थे। दुनिया भर के न्यूज चैनल्स भूख और सूखे की तस्वीरें दिखा रहे थे, लेकिन इसी दौरान एक अजीब दृश्य सैकड़ों किलोमीटर दूर मिस्र में दिखाई दे रहा था। दुनिया की सबसे गर्म रेगिस्तानों में से एक सहारा के बीचों बीच नील नदी लगातार बह रही थी। उसके किनारों पर खेती हो रही थी, शहरों को पानी मिल रहा था और जहाज सामान्य रूप से चल रहे थे। जब आसपास की जमीन तपती हुई धूल में बदल रही थी, तब यह नदी आखिर सूख क्यों नहीं रही थी? यह सवाल केवल आम लोगों का नहीं था। साइंटिस्ट्स दशकों से यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से प्राकृतिक फैक्टर्स नील नदी को दुनिया के सबसे शुष्क एनवायरमेंट्स में भी लगातार बहते रहने में मदद करते हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि इतनी भीषण गर्मी, लगातार इवेपोरेशन और लगभग शून्य रेनफॉल के बावजूद यह नदी साल दर साल कैसे बहती रहती है। आज अगर कोई अंतरिक्ष से अफ्रीका की तस्वीर देखे तो सबसे अलग दिखाई देने वाली चीजों में से एक नील नदी है। हजारों किलोमीटर तक फैले सहारा रेगिस्तान के बीच एक लंबी हरी पट्टी साफ दिखाई देती है। यह दृश्य इतना असामान्य है कि पहली नजर में विश्वास करना मुश्किल हो जाता है। कितनी हरियाली पृथ्वी के सबसे सूखे क्षेत्रों में मौजूद हो सकती है। मिस्र के लगभग 95% लोग नील के आसपास के केवल कुछ प्रतिशत भूभाग में रहते हैं। देश का अधिकांश हिस्सा रेगिस्तान है, लेकिन जीवन वहां केंद्रित है जहां नदी बहती है। यही कारण है कि नील को अक्सर मिस्र की लाइफलाइन कहा जाता है। लेकिन इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नील वास्तव में उस रेगिस्तान की नदी नहीं है जिसके बीच वह दिखाई देती है। अगर कोई व्यक्ति केवल मिस्र को देखकर नील को समझने की कोशिश करे तो वह कभी इसका रहस्य नहीं समझ पाएगा। नील का असली जीवन हजारों किलोमीटर दूर उन क्षेत्रों में शुरू होता है जहाँ का मौसम, जियोग्राफी और क्लाइमेट सहारा से बिल्कुल अलग है। हजारों वर्षों तक इंसान नील के सोर्स को लेकर भ्रमित रहा। प्राचीन मिस्र वासियों ने नदी के किनारे दुनिया की सबसे महान सिविलाइजेशंस में से एक विकसित कर ली थी, लेकिन वे भी इसके पूरे सोर्स को नहीं जानते थे। यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस के समय में नील का सोर्स प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी जियोग्राफिकल मिस्ट्रीज में से एक माना जाता था। रोमन साम्राज्य ने खोजी दल भेजे, अरब यात्रियों ने अध्ययन किया, लेकिन अफ्रीका का भीतरी हिस्सा इतना विशाल और कठिन था कि कोई भी इसकी पूरी यात्रा नहीं कर पाया। 19वीं सदी में यूरोपीय एक्सप्लोरर्स ने इस रहस्य को सुलझाने के लिए बड़े अभियान शुरू किए। उस समय अफ्रीका के अंदरूनी क्षेत्रों के मैप्स अधूरे थे। घने जंगल, मलेरिया, दलदली इलाके और कठिन पहाड़ी रास्ते यात्रियों के लिए जानलेवा साबित होते थे। कई एक्सप्लोरर्स ने वर्षों तक यात्रा की, कुछ कभी वापस नहीं लौटे। आखिरकार साइंटिस्ट को समझ आने लगा कि नील नदी किसी एक सोर्स से नहीं बनती, बल्कि कई बड़े वाटर सिस्टम्स के मिलकर काम करने से बनती है। नील की पहली प्रमुख शाखा है व्हाइट नाइल। इसका संबंध पूर्वी अफ्रीका की विशाल झीलों से है, जिनमें विक्टोरिया झील सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। यह झील इतनी विशाल है कि इसका एरिया कई छोटे देशों के एरिया से भी अधिक है। यहाँ पूरे वर्ष किसी न किसी मात्रा में बारिश होती रहती है। यही लगातार मिलने वाला पानी व्हाइट नाइल को स्थिर बनाए रखता है। जब किसी क्षेत्र में सूखा पड़ता है, तब भी झीलों में जमा विशाल वाटर रिजर्व नदी को बहते रहने में मदद करता है। लेकिन केवल व्हाइट नाइल ही पूरी कहानी नहीं बताती। असली शक्ति ब्लू नाइल से आती है। ब्लू नाइल इथियोपिया के ऊंचे प्लेटो पर स्थित ताना झील से निकलती है। हर वर्ष जून से सितंबर के बीच इथियोपिया में भारी मॉनसून रेनफॉल होती है। कुछ क्षेत्रों में कुछ ही महीनों में हजारों मिलीमीटर बारिश दर्ज की जाती है। यही पानी पहाड़ों से बहकर ब्लू नाइल में पहुंचता है। साइंटिस्ट के अनुसार नील के वार्षिक वाटर फ्लो का लगभग 55 से 65% हिस्सा ब्लू नाइल से आता है। नील के कुल पानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अटबारा नदी से भी आता है, जो इथियोपिया के पहाड़ी क्षेत्रों से निकलती है और विशेष रूप से मॉनसून के मौसम में नदी के फ्लो को बढ़ाती है। यही वजह है कि नील का भविष्य केवल मिस्र से तय नहीं होता। मिस्र में बारिश लगभग नहीं के बराबर होती है, लेकिन नदी का अधिकांश पानी उन क्षेत्रों से आता है जहां नियमित और भारी वर्षा होती है। दूसरे शब्दों में, नील उस जगह पर निर्भर नहीं है जहां वह दिखाई देती है, बल्कि उन दूरस्थ क्षेत्रों पर निर्भर है जहां उसका पानी पैदा होता है। प्राचीन मिस्र की सिविलाइजेशन इसी व्यवस्था पर टिकी हुई थी। हजारों वर्षों तक अधिकांश वर्षों में नील में मौसमी बाढ़ आती थी। आज यह सुनकर बाढ़ एक डिजास्टर जैसी लग सकती है, लेकिन उस समय यही जीवन का आधार थी। जब नदी अपने किनारों से बहकर निकलती थी तो वह उपजाऊ गाद लेकर खेतों तक पहुंचती थी।
यही गाद खेती के लिए बेहद उपयोगी थी। मिस्र के किसान मॉडर्न फर्टिलाइजर्स के बिना भी लगातार उत्पादन कर पाते थे, क्योंकि नील हर वर्ष खेतों को नई उपजाऊ मिट्टी प्रदान करती थी। हालांकि यह व्यवस्था हमेशा स्थिर नहीं रहती थी। इतिहास में ऐसे कई वर्ष आए जब इथियोपिया में बारिश कम हुई और उसका असर मिस्र तक पहुंचा। मध्यकालीन रिकॉर्ड्स में ऐसे अकालों का उल्लेख मिलता है जिनमें हजारों लोग भूख से मर गए। 11वीं सदी में कई वर्षों तक चले गंभीर सूखे के दौरान नील नदी का वाटर लेवल इतना गिर गया कि मिस्र की एग्रीकल्चरल सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित हो गई। खाद्यान्न की कीमतें तेजी से बढ़ी और कई क्षेत्रों में सामाजिक अस्थिरता फैल गई। यह घटना दिखाती है कि मिस्र की ताकत भले ही नील के किनारों पर दिखाई देती थी, लेकिन उसका भविष्य वास्तव में हजारों किलोमीटर दूर होने वाली बारिश पर निर्भर था। समय के साथ साइंटिस्ट ने नील की पूरी सिस्टम को समझना शुरू किया। उन्हें पता चला कि नदी केवल झीलों और बारिश का परिणाम नहीं है, इसके रास्ते में मौजूद विशाल वेटलैंड्स भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दक्षिण सूडान का सड़ क्षेत्र दुनिया के सबसे बड़े फ्रेश वाटर वेटलैंड्स में से एक है। यहाँ पानी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। यह क्षेत्र एक प्राकृतिक स्पंज की तरह काम करता है। हालांकि यहाँ इवेपोरेशन भी बहुत अधिक होती है, फिर भी यह फ्लो को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे नदी का फ्लो अपेक्षाकृत स्थिर बना रहता है। अगर नील को केवल सीजनल रेनफॉल ही पानी देती तो इसके फ्लो में कहीं अधिक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते थे। लेकिन यहाँ एक असाधारण बात होती है, इसकी अलग अलग ब्रांचेस अलग अलग क्लाइमेट जोन से आती हैं। कहीं इक्वेटोरियल रेनफॉल है, कहीं मॉनसून है, कहीं विशाल लेक्स हैं और कहीं वेटलैंड्स के रूप में प्राकृतिक स्टोरेज सिस्टम मौजूद है। यही डाइवर्सिटी इसे दुनिया की सबसे टिकाऊ रिवर सिस्टम्स में से एक बनाती है। 20वीं सदी में इंसानों ने नील के प्राकृतिक साइकिल को पहले की तुलना में कहीं बड़े पैमाने पर नियंत्रित करने की कोशिश की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अस्वान हाई डैम है। 1960 के दशक में शुरू हुई यह परियोजना उस समय दुनिया की सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में से एक थी। बांध बनने के बाद उसके पीछे लेक नासेर नाम का विशाल रिजर्वोयर तैयार हुआ। यह रिजर्वोयर लगभग 132 अरब क्यूबिक मीटर से अधिक पानी स्टोर कर सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य केवल बिजली बनाना नहीं था। मिस्र लंबे समय से बाढ़ और सूखे दोनों से जूझता रहा था। अगर किसी वर्ष पानी बहुत ज्यादा आता था तो नुकसान होता था और अगर कम आता था तो खेती प्रभावित होती थी। लेक नासिर ने पानी को स्टोर करके इन उतार चढ़ावों को काफी हद तक नियंत्रित करने में मदद की। लेकिन हर इंजीनियरिंग सॉल्यूशन की तरह इसके भी साइड इफेक्ट्स थे। पहले जो उपजाऊ गाद खेतों तक पहुंचती थी वह अब बांध के पीछे जमा होने लगी। किसानों को अधिक केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना पड़ा। नदी के इकोसिस्टम में भी बदलाव आने लगे। 21वीं सदी में नील के सामने एक नई चुनौती उभरने लगी। यह चुनौती प्राकृतिक नहीं बल्कि पॉपुलेशन ग्रोथ से जुड़ी थी। जिन देशों से नील गुजरती है वहां आबादी तेजी से बढ़ रही है। अधिक लोगों का मतलब अधिक पानी की मांग। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर जनरेशन और शहरों की जरूरतें लगातार बढ़ रही हैं। परिणाम स्वरूप नील का पानी अब केवल एक प्राकृतिक संसाधन नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक रिसोर्स भी बन चुका है। इसी बढ़ती वाटर डिमांड और नदी पर बढ़ते दबाव के बीच इथियोपिया द्वारा बनाया गया ग्रैंड इथियोपियन रेनेसांस डैम, जिसे जर्ड भी कहा जाता है, दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स में से एक है और इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के आधार पर महाद्वीप की सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक फैसिलिटीज में गिनी जाती है। इथियोपिया के लिए यह आर्थिक विकास का प्रतीक है, लेकिन मिस्र और सूडान के लिए चिंता का विषय भी रहा है। इसके साथ ही क्लाइमेट चेंज ने नई अनिश्चितताएं पैदा कर दी हैं। साइंटिस्ट अभी भी इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि भविष्य में पूर्वी अफ्रीका और इथियोपिया के रेनफॉल पैटर्न्स कैसे बदलेंगे। कुछ मॉडल्स अधिक तीव्र बारिश की संभावना दिखाते हैं, जबकि कुछ लंबे सूखे की चेतावनी देते हैं। हालांकि एक बात आज भी स्पष्ट है, नील इसलिए नहीं बहती क्योंकि सहारा उसे पानी देता है। वास्तव में सहारा उससे लगातार पानी छीनता है। रेगिस्तान की गर्मी के कारण हर वर्ष बड़ी मात्रा में पानी इवेपोरेशन के माध्यम से खो जाता है। इसके बावजूद नदी जीवित रहती है क्योंकि उसके सोर्सेस लगातार उसे नया पानी प्रदान करते रहते हैं। जब मिस्र में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाता है तब भी इथियोपिया के ऊंचे क्षेत्रों में मानसूनी बारिश हो रही होती है। जब सहारा की रेत तप रही होती है तब भी विक्टोरिया झील और अन्य विशाल लेक्स पानी स्टोर कर रही होती हैं। जब रेगिस्तान का कोई हिस्सा वर्षों तक बारिश नहीं देखता तब भी दूर दूर के वे इलाके जहां बारिश होती है नदी को जीवित रखने का काम करते रहते हैं। यही कारण है कि नील केवल एक नदी नहीं है, यह पूरे अफ्रीका को जोड़ने वाली एक विशाल प्राकृतिक सिस्टम है।
इसकी हर बूंद हजार किलोमीटर लंबी यात्रा के बाद सहारा तक पहुंचती है। यह यात्रा पहाड़ों, झीलों, जंगलों, वेटलैंड्स और कई देशों से होकर गुजरती है। यही जटिल व्यवस्था नील को दुनिया की सबसे असाधारण नदियों में बदलती है और यही उस प्रश्न का उत्तर भी है जो सदियों से लोगों को हैरान करता आया है। दुनिया के सबसे गर्म रेगिस्तान में बहने वाली यह नदी इसलिए नहीं सूखती क्योंकि उसका जीवन रेगिस्तान में नहीं बसता। उसकी निरंतरता उन दूरस्थ बारिशों, झीलों, वेटलैंड्स और पर्वतीय वाटर सिस्टम्स पर निर्भर करती है जो हर वर्ष अरबों टन पानी उसकी ओर भेजते हैं। सहारा के बीच दिखाई देने वाली यह हरी पट्टी वास्तव में पूरे अफ्रीका की जियोग्राफी, क्लाइमेट और प्राकृतिक शक्तियों का जीवित प्रमाण है, जिसने हजारों वर्षों से सिविलाइजेशंस को जन्म दिया है और आज भी करोड़ों लोगों के अस्तित्व को संभव बनाए हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।